एक तरफ इलेक्शन के फौरन बाद ही सियासी दरजारत बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद अब ये बहस जारी है कि मुल्क का वज़ीर ख़जाना कौन होगा और काबीना में कौन कौन शामिल होगा। गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ उठाने के बाद मुल्क की मईशत के हवाले से इजलास की सदारत की थी और इस इजलास की जो फुटेज जारी की गई उसमें हैरानकुन तौर पर इसाक डार नज़र नहीं आ रहे थे, मगर साबिक वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा नून लीग के साबिक MNA अली परवेज़ मलिक और हबीब बैंक के सदर मोहम्मद औरंगज़ेब समेत दीगर अफराद नजर आ रहे हैं। इसके बाद क़यास आराइयाँ जन्म लेने लगी कि वज़ीर ख़जाना के लिए शहबाज शरीफ का इंतखाब इसाक डार के बजाय कोई और होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी सामने आ रही हैं। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म के करीबी ज़राए ने मोहम्मद औरंगज़ेब के वज़ीर ख़जाना बनने की तस्दीक कर दी है। खबर के मुताबिक मोहम्मद औरंगज़ेब की नवाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है। इसाक डार को सेहत के मसाइल की वजह से वज़ारत ख़जाना नहीं दी जा रही है। ये क्या मामलात हैं, बात करेंगे खुद नून लीग के सीनियर रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कल हल्फ उठाते ही जो अहम इजलास वो मईशत के हवाले से किया शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें आप भी मौजूद थे और आपको देखकर भी क़यास आराइयाँ शुरू हो गई कि आप बनेंगे वज़ीर ख़जाना। डार साहब मौजूद नहीं थे, औरंगज़ेब साहब मौजूद थे, आज उनकी खबर आ गई है। कौन बनने जा रहा है वज़ीर ख़जाना? आपको कौन सा पोर्टफोलियो मिलने जा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, पहली बात तो आप मेरे ख्याल में आपने इब्तदाइये में ही सही कह दी, और वो ये है कि ये जो भी फैसला होगा इसमें ऑब्वियसली फ़ैसला तो प्राइम मिनिस्टर का होगा, मगर डार साहब की मुशावरत से होगा। और आपने खुद ही बता दिया कि अगर उनकी सेहत ठीक नहीं है तो फिर आपको ये भी क़यास आराई कल से शुरू होनी चाहिए थी कि वो सेहत की वजह से इस इजलास में तशरीफ़ नहीं ला सके, क्योंकि अभी काबीना नहीं बनी। तो वो लोग जो थोड़ा बहुत काम कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के साथ, उनको मीटिंग्स में बुलाया गया ताकि थोड़ी सी कॉन्टीन्यूटी रहे। शहबाज शरीफ साहब ने एक पूरा इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान जो है उस पर मुख्तलिफ लोगों को कहा हुआ था, तुम ये कर लाओ, तुम ये कर लाओ, तुम ये बताओ कि यूथ के लिए नई नौकरियां कहां से आएंगी, तुम ये बताओ कि एग्रीकल्चर की ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह होगी, तुम ये बताओ कि अगर पाकिस्तान ने भी बैनुल अक़वामी सतह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर अपने बच्चियों को लेकर जाना है इस वैल्यू चेन में, तो वो कैसे होगा। एक साहब को कहा कि अच्छा ज़रा इस पे काम करो कि ये ख़वातीन का जो इस्तेहसाल किया जाता है ये कैसे ख़त्म होगा, और एक ही नौकरी के लिए अगर ख़वातीन को 20 से 30% कम तनख्वाह मिल रही तो भाई क्यों मिल रही है, वो कम काम कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिसका उन्होंने अपने ऐलान में बाकायदा तौर पे ये कहा कि मैंने बैंकों को ये कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है, पाबंद करूँगा कि वो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज के लिए वैसे ये ज़ाहिर इकोनॉमिक प्लान हो गया, मगर मुझे सब ये भी बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि कल जो इसाक डार साहब की अदम मौजूदगी है वो इस वजह से नहीं थी कि वो मुआशी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, वो उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से थी। जी, कल तो वो तबीयत की वजह से तशरीफ़ नहीं लाए थे। मुआशी टीम का वो हिस्सा होंगे, ये फ़ैसला मेरे ख्याल में उनकी मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आज़म करेंगे, ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म का है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि वो डार साहब की मुशावरत से होगा, क्योंकि उनकी कुछ तबीयत इतनी अच्छी नहीं, और आपको पता है ये दिन रात का काम है। तो ये तो डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब बैठ कर फ़ैसला करेंगे कि आगे बढ़ने के लिए कौन सी टीम डार साहब की मुशावरत के साथ सामने आती है। और वज़ारत ख़ारजा अगर किसी को दी जाए तो ज़ाहिर है उसके लिए भी तबीयत ठीक होना बड़ा लाजमी है, बहुत सफ़र करना पड़ता है, दीगर ममालिक से मिलना पड़ता है, वो भी एक टफ जॉब है। जी देखिए, ये मैंने आपको बिल्कुल इसी वजह से कहा कि ये तमाम चीज़ें मुशावरत से होंगी। मैं तो हतमी तौर पे कोई भी बात आपको नहीं बता रहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, और मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ कि इस वक्त किसी को भी मालूम नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और एक छोटी सी टीम जो है वो देख रही है कि मुल्क को अगर आगे ये तमाम जो मसाइल हैं इनका सामना करना है तो हर बंदा बेहतरीन रोल किस जगह पे प्ले कर सकता है, और वो टीम आपके सामने आ जाएगी 48 घंटे में, 2 दिन में, विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। मेरे ख्याल में आपके सामने जो बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी असाइनमेंट आपके सामने आ जाएगी। और औरंगजेब साहब कल क्या कर रहे थे टेलीविजन पे चल रहे हैं, मगर औरंगजेब साहब की कल मौजूदगी की क्या वजह थी वहाँ?
देखिए, औरंगजेब साहब मेरे ख्याल में एक कुलीदी रोल प्ले करेंगे। उनका प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी भी बंद हो गई है, इस मुल्क में FDI भी बंद हो गई है, इस मुल्क में जैसा कि आपने भी बहुत से प्रोग्राम किए हैं कि बहुत से सरमायाकार जो हैं वो अपने कारोबार बाहर ले जाने की सोच रहे हैं, तो वी हैव नीड टू पुट अ स्टॉप टू दैट। और वो तमाम करने के लिए हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो हमारी टीम का हिस्सा हो। कई लोग हमें फॉर्मली सपोर्ट करेंगे, कई लोग हमें इनफॉर्मली सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब आप इस टीम को देखेंगे तो इसमें प्राइवेट सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी, पब्लिक सेक्टर की भी रिप्रेजेंटेशन होगी। क्योंकि हमारे यहाँ दो मसाइल हैं। एक हमारे यहाँ एलीट कैप्चर का मसला है, जिसकी वजीर आजम इज रिजॉल्व कि उसकी कमर यानी उसकी रीढ़ की हड्डी वो तोड़ने के लिए तैयार बैठे, और उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर सब्सिडी जाया करेगी, डायरेक्ट टू फार्मर सब्सिडी जाएगी, यानी जो सस्ती गैस हम देते हैं उसका फायदा किसान तक पहुंचना चाहिए, और उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। इसी तरह उन्होंने ऐलान किया अपने इब्तदाई तकरीर में कि हम जो सीड है, जो बीज की एक इजारादारी कायम की है कि यहाँ पे बनेगा, यहाँ बढ़ेगा, ऑफ कोर्स हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, लेकिन अगर ऐसे बीज दुनिया में मौजूद हैं जो 1.5 गुना या 2 गुना पैदावारी ताकत रखते हैं, तो अगर वो ला के किसान को दिए जाएं तो एक सीजन में हमारी पैदावार जो है वो 1.5 गुना चले, 2 गुना नहीं होगी तो 1.5 और मुसलिम साहब एक बात जो शहबाज शरीफ साहब हमारे साथ इलेक्शन ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात में, और ये इलेक्शन से पहले की उनकी बात थी कि जो भी हुकूमत है उसे फौरी तौर पर IMF के पास जाना चाहिए, इफ्स एंड बट्स के बगैर। ये क्लैरिटी भी कल थी कि जी IMF की शराइत और कोई पॉपुलिस्ट मेजर्स में नहीं पड़ा जाएगा, कोई प्रेशर में नहीं पड़ा जाएगा, जो 16 माह की हुकूमत लेते इनिशियली जो गलतियां हो गई थी वो नहीं दोहराई जाएंगी। देखिए, दो चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें उसको अगर आप गलती कहें तो चलिए एक जाविया है, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आप ये भी देखिए कि आपको थोड़ी सी टफ निगोशिएट पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए करनी पड़ती है। और पिछले राउंड में जो चीज़ें आपके सामने आई वो तो यही हुई कि कुछ डिले हो गया, देखिए डिले हो गया, देखिए डीरेल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितनी टफ निगोशिएशंस जो हैं वो की गई थी उस ज़माने में। डार साहब उसको लीड कर रहे थे, अवामी मुफाद में बेशुमार चीजें नहीं मानी गई थी, और आखिर में जब हमने निगोशिएशंस की तो बहुत से रिलीफ ऐसे थे जो हमें मिल गए जो इब्तदाई तौर पे नहीं मिल रहे थे। तो इस मरतबा भी हम उसमें डिले नहीं होने देंगे, लेकिन हमारी आवाम का जो मुकदमा है, जो गरीब आदमी का मुकदमा है, वो तो किसी को लेकर आगे जाना है ना। मगर अवामी मफाद में जो टफ निगोशिएशन होती है मुस्तफा मलिक साहब, और आप क्योंकि खुद इस बात के हामी है, जैसे आपने शुरू में भी मिसाल दी कि डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी दी जाए, आप खुद बतौर मुशीर पेट्रोलियम, वज़ीर पेट्रोलियम इस बात के हामी थे, तो ये क्लैरिटी है फिर कि वो जो अवाम के मुफाद में एक बात कही जाती है मगर एलीट कैप्चर नहीं खत्म होता है, चाहे वो किसी भी नोयत का हो, चाहे वो एग्रीकल्चर पर टैक्स की सूरत में हो, चाहे वो रियल एस्टेट को प्रॉपर टैक्सेशन की सूरत में हो, चाहे वो ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाने की सूरत में हो, वो जो पहली टैक्स देते हैं उन्हीं पर बर्डन बढ़ जाता है अवामी मुफाद का कहकर। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपको ये जानना होगा, आपको तो मालूम ही है मगर आपके तवस्सुत से अवाम को जानना होगा कि हमारे यहाँ 80% जो किसान हैं, जो लैंड ओनिंग है 80%, वो 10 एकड़ से कम है। यानी आप सोचे किसी की 10 एकड़ ज़मीन है जिसमें उसने फसल बीजनी है, खुद भी खानी है, बेचनी भी है, अपने बच्चे बच्चियों का पेट भी पालना है, तो वो 10 एकड़ के किसान को आप कितना टैक्स कर सकते हैं? पहली बात तो ये है। जो ब्रैकेट कर देना, आप मिनिमम ब्रैकेट कर दें, ऊपर एक जैसे मिनिमम सैलरी का ब्रैकेट होता है, मिनिमम इनकम का ब्रैकेट कर दें। मैं भी वही बात कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी तकरीबन वही बात कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। दूसरी जो हमें बाज़ दफ़ा फार्मर्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये जो टैक्सेशन की एग्रीकल्चर पे, वो ये है कि उसकी ज्यूरिस्डिक्शन सूबों के पास है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन वफाकी हुकूमत के पास नहीं है। इसी तरह सर्विसेज की ज्यूरिस्डिक्शन जो है सेल्स टैक्स की, वो भी सूबों के पास है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बेहतर करनी है। आप देखें ना, पंजाब में आपकी हुकूमत, आज भी सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वो आपके इत्तेहादी, तो ट्रेडर्स के हवाले से दीगर इनिशिएटिव आप लेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन भी तो बहुत प्रॉब्लम है ना टैक्स कलेक्शन के साथ साथ, तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। फिर प्राइवेटाइजेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो आपका सब्जेक्ट है, ये इन सब में उसी वक्त आगे बढ़ेगा। जी आप बिल्कुल बजा इरशाद फरमा रहे हैं, और आज FBR के साथ प्राइम मिनिस्टर ने खुद मीटिंग ली है, और बहुत जल्द उसकी वो जो एलानिया है आपके सामने आ जाएगा, और बड़ी सख्ती के साथ कुछ तजावीज़ हैं जो उनके हवाले की गई हैं, और इसकी एक फॉलो अप मीटिंग रखी गई है। तो आप देखेंगे कि जैसे कल
एक ही दिन में जो उन्होंने ऐलान किया था उसमें से एक दो चीज़ों का तो इजरा भी हो गया। कल जितने आउटस्टैंडिंग वो सेल्स टैक्स के रिफंड थे तमाम के तमाम 100% जो हैं उनका इजरा कर दिया गया, यानी हुक्मनामा नहीं दिया गया ओथ लेने के 3-4 घंटे के अंदर अंदर इजरा कर दिया गया। जो लीड कैप्चर की जो मैंने आपको बातें बताई हैं उसके लिए बाकायदा मीटिंग शुरू हो गई और उनके फैसले आपके सामने आ जाएंगे। ये नहीं कि होंगे, एक कमेटी बनेगी वो इसको आगे चलाएगी। ये बेशुमार चीज़ें जो फैसले आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं लीड कैप्चर के हवाले से, आपके जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके नताइज आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। मगर सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये है कि एक तरफ एग्रीकल्चरल लैंड की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एग्रीकल्चरल सेक्टर की, उनको बीज दिया जाएगा दुनिया का बेहतरीन, उनको खाद की सब्सिडी डायरेक्ट दी जाएगी, उनको सोलर दिया जाएगा। और जब 3 चीज़ें, यानी किसान को किस चीज़ की ज़रूरत होती, खाद की ज़रूरत होती, बीज की ज़रूरत होती, पानी की ज़रूरत होती, अगर तीनों चीज़ें मिल जाएंगी और बीज ऐसा होगा जो 1.5 से 2 गुना पैदावार देता है तो हमारी पैदावार बढ़ेगी ना भाई।